राइट। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीबॉडी। स्टार्ट करते हैं IS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। सो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, सबसे पहले भाई नॉन करंट एसेट्स की डेप्रिसिएशन यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि आपके लिए एक रिवीजन ही है। ठीक है, क्या है जी? रिसोर्सेस कंट्रोल्ड बाय एन एंटिटी फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड and it is expected economic benefits will flow to entity। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल्स क्या आ गई हमारी? लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट, एक्सेट्रा। ठीक है, क्या है मतलब डेफिनेशन? रिसोर्सेस कंट्रोल्ड। भाई ओन का वर्ड क्यों नहीं यूज करा, कंट्रोल का वर्ड क्यों यूज करा? आगे जाके पढ़ोगे IS 16 लीजेस, उसके अंदर जो है ना, हम लोग एसेट हम लोग ओन नहीं करते हैं, तो उनके रेंटल्स दे रहे होते हैं, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द यूजफुल लाइफ हम उनको यूज कर रहे होते हैं। उस पर हमारा कंट्रोल होता है, इसलिए कंट्रोल का वर्ड यूज किया गया। by an entity for more than one accounting period and it is expected economic benefits will flow to the entity। यानी कि एक साल से ज्यादा अकाउंट, मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, एक साल से ज्यादा, एंड इट इज एक्सपेक्टेड इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल फ्लो टू द एंटिटी। तो ये नॉन करंट एसेट्स है। ठीक है, तो IS 16 अप्लाई होता है सारे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पे। ठीक है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के टेंजेबल एसेट्स हैं, जैसे कि आपको एग्जाम्पल भी दी हैं, और जो किस लिए यूज होते हैं? प्रोडक्शन के लिए, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस के लिए, रेंटल्स के लिए, एडमिन पर्पसेस के लिए, और एक साल से ज्यादा के लिए ये यूज है। रिकग्निशन क्राइटेरिया क्या है? रिकग्निशन क्राइटेरिया पहला, आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट रिकग्नाइज होंगे पहला जब प्रोबेबल होगा कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जो है वो अ, मिलेंगे हमें। कॉस्ट एसेट की जो है वो रिलायबली मेजर होगी। जब ये दो कंडीशंस मीट होंगी तो एसेट को हम लोग रिकग्नाइज कर लेंगे, और क्या एंट्री बनेगी? एसेट डेबिट कैश, या बैंक जो है वो मेरा क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, ये रिकग्नाइज हो गया हमारा एसेट। अच्छा जी, अब आ जाओ एसेट वर्सेस एक्सपेंस के ऊपर। तो अब आपने ये डिटरमाइन करना है कि जी आइटम जो है एस इसको आपने एक्सपेंस करना है, या इसको एसेट की कॉस्ट में लेके जाना। तो जरूरी है, नेसेसरी है कि हम ये डिस्टिंग्विश करें, ये डिफरेशिएट करें कि क्या अब ये कॉस्ट ऑफ द एसेट हमारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जानी चाहिए, या प्रॉफिट एंड लॉस में, जहन्नम में जानी चाहिए, यानी कि एक्सपेंस होनी चाहिए। कॉस्ट ऑफ एन एसेट एक है एक्सपेंडिचर जो कि कैपिटलाइज हो सकता है। ठीक है, जो कि कॉस्ट ऑफ एसेट जो है, जैसे कि एसेट को एक्वायर करने की कॉस्ट, कोई भी इक्विपमेंट वगैरह लिया लॉन्ग टर्म यूजेज के लिए, ठीक है, जिससे आपको इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलने हैं, वो क्या है? वो कहाँ जाएंगे? वो कॉस्ट ऑफ एसेट में जाएंगे। वो कहाँ जाएंगे? कॉस्ट ऑफ एसेट में जाएंगे। कॉस्ट ऑफ एसेट एक्सेप्ट फॉर लैंड,
वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे, जैसे कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है। ठीक है, वो क्या होंगे, वो एक्सपेंस होंगे, वो कहाँ जाएंगे, वो जहन्नम में जाएंगे, एक्सपेंस हो जाएंगे। एक्सपेंसेस क्या होते हैं भाई? एक्सपेंसेस जो कि डेली रनिंग कॉस्ट होती है एसेट्स वगैरह की। ठीक है, एग्जांपल्स क्या है जी? बाय करा है को मैन्युफैक्चरिंग गुड्स वगैरह, मटेरियल वगैरह को सर्विसेज दे रहे हो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, एडमिन कॉस्ट हो गई, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट हो गई, रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट हो गई। ये वो सारी वो कॉस्ट हैं जो कि प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगी, एक्सपेंस होंगी, जहन्नम में जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, $20,000 spent on acquiring a new car for the sale executive। ये क्या है? यहाँ पे एसेट एक्सपेंडिचर है, ये कैपिटलाइज होगा। फिर एनुअल रोड या व्हीकल टैक्स, फॉर एग्जांपल $1,800 का जो है वो इंक्लूड होगा परचेज प्राइस में। परचेज इंक्लूड अगर है ये परचेज प्राइस में, तो हम इसको एक्सक्लूड करेंगे कॉस्ट ऑफ एसेट में से, और इसको रनिंग कॉस्ट के मुताबिक क्या कर देंगे, एक्सपेंस कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, यानी कि जहन्नम में डाल देंगे। ठीक है, $10,000 फॉर एग्जांपल आपका खर्च हो रहा है ऑन अ सेकेंड हैंड डिलीवरी व्हीकल, सेकेंड हैंड डिलीवरी ले रहे हो और गाड़ी ले रहे हो, व्हीकल ले रहे हो, तो भाई स्टिल ये एसेट एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और ये जो है वो इररेलेवेंट है भाई, तो ये कैपिटलाइज ही होगा। ठीक है, ये कैपिटलाइज ही होगा या एसेट एक्सपेंडिचर ही कहलाएगा। $1,000 मंथली को रेंटल है व्हीकल का, तो ये एक्सपेंस है, ये जन्म में रहेगा। एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, परचेज प्राइस। देखो, परचेज प्राइस हमेशा कैपिटलाइज, हमेशा कैपिटलाइज होगी। लेस कर दोगे ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, अब देखो हमारे पास दो तरह के डिस्काउंट होते हैं। एक है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट फॉर एग्जांपल ये बंदा ये गया सप्लायर के पास, सप्लायर ने इसको कहा कि भाई 50,000 यूनिट्स लोगे ना, तो मैं इस पे तुम्हें 5% डिस्काउंट दे दूंगा। ये ट्रेड डिस्काउंट है, ये एसेट की कॉस्ट में से लेस हो जाएगा, ये एसेट की कॉस्ट में से लेस हो जाएगा। दूसरा हमारे पास एक डिस्काउंट और होता है, और वो कौन सा होता है? वो होता है कैश डिस्काउंट। वो होता है हमारे पास कैश डिस्काउंट। लेट से हमारा क्रेडिट पीरियड था 60 डेज, 60 डेज का क्रेडिट पीरियड था। सप्लायर ने हमें कहा कि यार 10 डेज के अंदर पेमेंट कर दो, ये तो मैं 2% और डिस्काउंट दे दूंगा। ठीक है, तो यार इसके बारे में अभी हम ही कंफर्म नहीं है कि ये अपने डिस्काउंट अवेल करना है या नहीं करना। अगर इसको अवेल करेंगे तो ये अदर इनकम में आ जाएगा, इसको इंक्लूड कर लेंगे, और अगर इसको अवेल नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, सो सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट लेस होगा एसेट की कॉस्ट में से। ठीक है, आई होप दोनों का ये क्लियर है। फिर वेजेस एंड सैलरी, कोई पर्टिकुलरली किसी एसेट के ऊपर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल हो रही है, किसी एसेट को कंस्ट्रक्शन वगैरह में, तो कैपिटलाइज हो जाएगी। कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन डायरेक्टली इंकर्ड हो रही है, तो कैपिटलाइज हो जाएगी। इनिशियल डिलीवरी या हैंडलिंग कॉस्ट कैपिटलाइज हो जाएगी। प्रोफेशनल फीस कैपिटलाइज हो जाएगी। बोरिंग कॉस्ट जो कि आगे जाके हम लोगों ने IS-23 में भी इसका ऊपर पूरा स्टैंडर्ड पढ़ना भी है, ये कैपिटलाइज हो जाएगा अगर कंडीशंस मीट हो रही होंगे IS-23 के मुताबिक, जो कि आगे जाके अभी पढ़ना है, अभी से ना शुरू हो जाना। डीकमीशनिंग कॉस्ट या सॉरी डीकमीशनिंग कॉस्ट, या कह लो डिसमेंटलिंग कॉस्ट। अब ये क्या होती है ये भी सुन। लेट से ये बंदा है, ये गया इस लैंड पे माइनिंग के लिए। ठीक है, उधर से सरकार का, गवर्नमेंट का, हुकूमत का एक लेटर उड़ता हुआ आया, और उस लेटर में लिखा हुआ था कि बेटा ये जो लैंड है ना, जैसा भी जिस कंडीशन में अभी है, जब काम यहाँ से करके जा रहे होगे ना,
इसको बिल्कुल इसकी ओरिजिनल कंडीशन में करना है। तो क्या, जब तक हम इसको इसकी ओरिजिनल कंडीशन में नहीं, ये कंडीशन नहीं मान लेते, क्या हम काम शुरू कर सकते हैं? नहीं शुरू कर सकते। ठीक है। तो भाई लेट से इसको ओरिजिनल कॉस्ट में लाने के लिए हमने यहाँ पे 5 साल तक काम करना है, और इसको इसकी ओरिजिनल कंडीशन में लाने के लिए हमारे $10,000 लगे 5 साल बाद। तो हम इसको, लेट से इंटरेस्ट कॉस्ट है 10%, और फॉर एग्जाम्पल की उस पर बात कर रहा हूँ खाली, ठीक है। तो लेट से आज इसकी प्रेजेंट वैल्यू है 2,000। इसको हम लोग 2,000 हर साल 10% ऐड करते चले जाएंगे, 5 साल में ये 10,000 हो जाएगा, निकालेंगे जेब से दे देंगे। ये है डिसमेंटलिंग कॉस्ट, ये भी कैपिटलाइज होगी। ठीक है। उसके अलावा देखो क्या लिखा है, ऑल अदर कॉस्ट विच आर नेसेसरी टू ब्रिंग एसेट इनटू अ वर्किंग कंडीशन। ये सारी कॉस्ट क्या होंगी? कैपिटलाइज होंगी, जो एसेट को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए जरूरी है। अब आ जाओ सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट्स की। कॉस्ट ऑफ सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट इज डिटरमाइंड यूजिंग द सेम प्रिंसिपल्स जो कि हम लोग अभी देखते हुए आ रहे हैं एज एन एसेट। इंटरनल प्रॉफिट्स जो कि मार्कअप्स हैं मटेरियल पे या लेबर पे, वो एलिमिनेट होंगे इन अराइविंग एट द सच कॉस्ट। ठीक है। जो एबनॉर्मल कॉस्ट है, एबनॉर्मल वेस्ट ऑफ मटेरियल है या लेबर है या अदर रिसोर्सेज जो कि एबनॉर्मल कॉस्ट है, वो एसेट की कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होंगी। और इंटरेस्ट जो है वो रिकग्नाइज होगा इन द कॉस्ट ऑफ सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट। ठीक है, अगर रिकग्निशन क्राइटेरिया मीट हो रहा है। एक्सपेंडिचर्स जो कि रिकग्नाइज हो रहे हैं इन द कैरिंग अमाउंट ऑफ एन एसेट इन इन द कोर्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, वो सेपरेटली आपने डिस्क्लोजर उनका सेपरेटली देना है। डेप्रिसिएशन जो है सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट्स की, वो जैसे ही एसेट अवेलेबल फॉर यूज होगा शुरू हो जाएगी। ठीक है। अब एक्टिविटी वन देखते हैं हम लोग। अब हम लोग एक्टिविटी वन देखने शुरू करते हैं भाई। एक्टिविटी वन हमारी क्या है? ऑन 1 October 2006, Omega began the construction of a new factory. Costs relating to the factory incurred in the year ended 30th September 2007 as follows. Purchase of land 10,000, cost of dismantling existing structures on the site 500। अच्छा भाई, मैं 1000 वो मिलियंस का नहीं ले रहा, इसको थाउजेंड्स और हंड्रेड्स में लेके चल रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं हो जाना। परचेज ऑफ मटेरियल टू कंस्ट्रक्ट द फैक्ट्री 6,000। एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट ये आगे नोट वन में इसके मुतल्लिक है 1,800। प्रोडक्शन ओवरहेड्स directly related to construction, note 2, 1,200, allocated general administration overhead 600, architect and consultant fee directly related to the construction 400, cost of relocating staff who are to work at the new factory 300, cost relating to the formal opening of the category 200, interest on loan to partly finance the construction of the factory note 3, 1,200। ठीक है। अब नोट वन में देखो क्या कह रहा है अब आपको कि the factory was constructed in the 8 months ended 31st May 2007. It was brought into use on 30th June 2007. The employment costs are for the 9 months to 30th June X7. The production overheads were incurred in the 8 months ended 31st May X7. The included in the abnormal cost of 200,000 caused by the need to rectify the damage resulting from a gas leak. Omega received the loan of 12 million on 1st October. The loan carries at a rate of interest of 10% per annum. Note 4, a factory has a useful life of 20 years, after which it will be demolished and the site returned to its original condition. वही dismantling cost वाले example। ठीक है। The legal obligation arose on the signing the contract to purchase the land. The expected cost of fulfilling the obligation are 2 million। ठीक है। एन अप्रोप्रिएट एनुअल डिस्काउंट रेट इज 8%, और उसकी प्रेजेंट वैल्यू जो है इन 20 years टाइम कितनी दी हुई है? 21.5 सेंट्स। कंप्यूट द इनिशियल कॉस्ट ऑफ द फैक्ट्री। सही है, चलो भाई करते हैं। तो
सॉरी, ये इसको यार वापस ये कलर दे दूं, हाँ। परचेस कॉस्ट कितनी है? 10,000 हमने नोट की थी, ठीक है। फिर डिसमेंटलिंग कॉस्ट 500 थी, जो कि साइट प्रिपरेशन कॉस्ट थी, डायरेक्ट कॉस्ट है, आएगी। मटेरियल कॉस्ट हमारी थी कितनी? 6,000। सारी जो है फैक्ट्री को कंस्ट्रक्ट करने में आई है तो कैपिटलाइज होगी। एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट टोटल 1,800 थी, ठीक है। 8 मंथ्स लगी है आउट ऑफ 9 मंथ्स इन द ईयर, तो ये कितनी हो जाएगी? 1,600, ठीक है, जो कि कंस्ट्रक्शन पीरियड के दरमियान आई है। प्रोडक्शन ओवरहेड, देखो भाई, 1,200 थी टोटल, जिसमें से 200 एबनॉर्मल कॉस्ट थी, जो कि जाहिर है उसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे एबनॉर्मल कॉस्ट को, तो 1,000 कैपिटलाइज हो। एडमिन ओवरहेड्स, भाई एडमिन ओवरहेड्स चाहे ये कंस्ट्रक्शन होती या नहीं होती, लगनी थी, तो इसको कंसीडर नहीं करेंगे। आर्किटेक्ट फी, भाई 400 है, और ये डायरेक्ट कॉस्ट है, जाहिर है इसी वजह से आ रही है। फिर रिलोकेशन कॉस्ट है, रिलोकेटिंग स्टाफ जो है वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं है, वो कहीं और भी हो सकते थे भाई, तो 0। कॉस्ट ऑफ ओपनिंग फैक्ट्री, कॉस्ट जो है वो इंक्लूड नहीं होगी। एसेट्स जो है वो ऑलरेडी रेडी फॉर यूज है यहाँ पे, ठीक है। फिर अच्छा जी, कैपिटलाइज इंटरेस्ट कितना कैपिटलाइज हो जाएगा? अभी हमने IS-23 नहीं करा है, लेकिन ये देखो इसकी वर्किंग 12,000 हमारा था टोटल जो हमने लोन लिया था, उसके ऊपर 10% इंटरेस्ट था, टोटल 8 मंथ्स लगा आउट ऑफ 12 मंथ्स, तो ये आपका आ जाएगा 800 कैपिटलाइज, ठीक है। फिर रिस्टोरेशन कॉस्ट, वो जो भाई लैंड को ठीक करना था, डीकमिश वो डिसमेंटलिंग कॉस्ट, ठीक है, लैंड को ठीक करके हमने जाना था, उस पे हमारे 2 मिलियन लगने थे, और उसको प्रेजेंट वैल्यू बता दी थी 21.5 सेंट्स की, ये ले आया, ये आ गया 430। अब 10,000 प्लस 500 प्लस 6,000 प्लस 1,600 प्लस 1,000 प्लस 400, 400 प्लस ये 430, और ये 800, इन सब को मिलाएंगे तो हमारा टोटल आ जाएगा 20,730, ठीक है। इससे कंफ्यूजन ना हो, राइटिंग समझ में आए ना आए, ये देखो भाई सोल्यूशन में ये सारा आपको मैंने प्रोवाइड कर दिया है, आप में देख सकते हो। आगे चलते हैं। मेजरमेंट्स वेयर एसेट्स आर एक्सचेंज, एसेट्स जब एक्सचेंज होते हैं तो कॉस्ट हमेशा याद रखना मेजर्ड होगी। अगर एसेट्स एक्सचेंज हो रहे हैं, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स जब रिसीव होंगे, एसेट जो कि इक्वल टू फेयर वैल्यू है ऑफ द एसेट गिवन अप, के जी वो ट्रेड इन है या पार्ट एक्सचेंज है, एडजस्ट होंगे बाय द अमाउंट ऑफ एनी कैश, जो भी कैश वगैरह आपने दिया होगा, जो इक्विवेलेंस ट्रांसफर होंगे, एक्सेप्ट फॉर, लेकिन कब नहीं होंगे? जब एक्सचेंज ट्रांजेक्शन जो है उसके अंदर कमर्शियल सब्सटेंस नहीं होगा, कोई गिफ्ट एलिमेंट वगैरह आ गया तो नहीं होगा। फेयर वैल्यू ऑफ नाइदर द एसेट रिसीव्ड नॉट द एसेट गिवन अप इज रिलायबली मेजर्ड, यानी कि अगर एसेट जो कि आप दे रहे हो या ले रहे हो, अगर उसकी फेयर वैल्यू रिलायबली मेजर नहीं हो रही है तब भी नहीं होगा, ठीक है। Whether an exchange transaction is commercial substance depends on the extent to which it is expected to change a reporting entity future cash flows. अगर एक्सचेंज ट्रांजेक्शन का जो कमर्शियल सब्सटेंस जो है वो डिपेंड करता है कि जी ये फ्यूचर कैश फ्लोज वगैरह बदल सकते हैं, तब भी नहीं होगा। व्हीकल्स जो है वो कॉमनली ट्रेडेड पार्ट एक्सचेंज होते हैं, ट्रेड इन होते हैं, तो मैन्युफैक्चरर्स जो है वो अलाउ कर देते हैं कि जी वो ट्रेड कर सकते हैं ओल्ड आइटम्स का, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह,
वहां पे चलता है। अब ये काम किस तरह करेगा, इसके लिए हम लोग एक इसको बेहतर समझने के लिए एक एग्जाम्पल भी करते हैं। आर्ट कंपनी बाय न्यू इलेक्ट्रिक कार फॉर इट्स सेल्स डायरेक्टर हैव अ लिस्ट प्राइस ऑफ 92,500। ठीक है, कंपनी पेज 80,000 कैश एंड ट्रेड इन द डायरेक्टर्स ओल्ड पेट्रोल कार कितनी है, प्रिपेयर द जर्नल एंट्रीज फॉर द एक्सचेंज। चले जी, करते हैं। अच्छा जी, अब ट्रेड इन कैश कितना और दे रहे हैं, सबसे पहले तो कैश कितना दे रहे हैं देखो भाई। कैश हम, यार ये फिर मैंने कर दिया, बार बार मुझे करना पड़ता है खैर। मोटर व्हीकल डेबिट जो हम लोग के दे रहे हैं कैश 80,000। ठीक है, और कैश या बैंक जो भी कह लो आप, वो क्रेडिट हो जाएगा कितने से, 80,000। क्लियर है भाई। क्योंकि कैश कॉस्ट जो है नई कार की वो क्रॉस अप करनी है ट्रेड इन वैल्यू से, तो जो अब डिस्पोजल प्रोसीड की एंट्री है वो भी लेकर आनी है। वो किस तरह होगी देखो भाई, मोटर व्हीकल डेबिट हो गई 12,500 से, और डिस्पोजल आपका क्रेडिट हो गया 12,500 से। ठीक है, अब जो डिस्पोजल है ओल्ड कार का, वो नॉर्मल वे में ट्रीटेड हो जाएगा। अब अगर समरी में एंट्री ऑल टुगेदर मिला के करनी है तो ये एंट्री भी हो सकती है क्या। देखो, मोटर व्हीकल डेबिट हो गया 92,500, कैश या बैंक क्रेडिट हो गया कितने से, 80,000 से। डिस्पोजल क्रेडिट हो गया 12,500। सही है, आई होप क्लियर है भाई। अब कैपिटलाइजेशन ऑफ, ये देखो भाई, आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब कैपिटलाइजेशन ऑफ सब्सिक्वेंट कॉस्ट क्या कह रहा है आपको। द इशू इन अकाउंटिंग फॉर अ सब्सिक्वेंट कॉस्ट इज वेदर द कॉस्ट शुड बी कैटेगराइज्ड एज एसेट एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस इन प्रॉफिट और लॉस। सब्सिक्वेंट कॉस्ट क्या है कि हमने एसेट खरीद लिया, अब आगे जाके एसेट की लाइफ के दरमियान कोई हमने खर्चा करा, अब उसको हमने कैपिटलाइज करना है कि एक्सपेंस करना है, उसका क्या होगा। नहीं समझ आई बात। देखो एग्जाम्पल देखो अब, ये ईयर जीरो है, यहाँ पे हमने एक एसेट लिया 100,000 पर। ठीक है, इसकी लाइफ थी 5 इयर्स। ईयर वन पे हमने इसकी डेप्रिसिएशन करी 20,000, ईयर टू पे हमने इसकी डेप्रिसिएशन करी 20,000। ठीक है, तो यहाँ इसकी जो नेट बुक वैल्यू है वो कितनी नजर आ रही है, 60,000। लेकिन हमने इस पे खर्चा करा कितने का, 20,000 का। और इस 20,000 के खर्चे की वजह से इनमें से कोई तीन चीजें हो रही हैं, इंक्रीज इन यूजफुल लाइफ, इंक्रीज इन एफिशिएंसी, और डिक्रीज इन ऑपरेटिंग कॉस्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये खर्चा करा और इस खर्चे की वजह से लाइफ 3 इयर्स थी, बढ़ के 7 इयर्स हो गई। पहले ये 10,000 यूनिट्स बनाती थी, अब ये 15,000 यूनिट्स बना रही है। ठीक है, पहले इस एसिड का बिल 10,000 आता था, अब 6,000 आने लग गया है। तो इन तीन में से कोई एक चीज भी हो जाए पर्टिकुलर खर्चे की वजह से ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ एसिड, तो इस सब्सिक्वेंट कॉस्ट को हम लोग क्या करेंगे, इन तीन अगर इनमें से कोई एक रीजन भी हो जाए तो कैपिटलाइज कर देंगे, वरना क्या करेंगे, एक्सपेंस। ठीक है भाई, आई होप क्लियर होगा। अब आ जाए अकाउंटिंग फॉर रनिंग कॉस्ट। द कैरिंग अमाउंट ऑफ एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट डज नॉट इंक्लूड कॉस्ट ऑफ डे टू डे सर्विसिंग ऑफ द आइटम। ठीक है, कैरिंग अमाउंट जो है प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट का, उसके अंदर डे टू डे सर्विसेज जैसे कि जी कोई लेबर, कोई कंज्यूमेबल्स वगैरह, कोई सर्विसेज वगैरह हो रही हैं,
ठीक है। वो एसेट की कॉस्ट में नहीं आएगा, बल्कि जैसे ही वो इंकर्ड होगा उसको प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाएंगे। उसको फौरन उसको फौरन क्या करेंगे, या फिर कर दिया, उसको फौरन एक्सपेंस कर देंगे। उसको फौरन एक्सपेंस कर देंगे, और ये अक्सर और बेशतर रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट वगैरह में जाती है। ठीक है। अब आ जाए अकाउंटिंग फॉर पार्ट रिप्लेसमेंट्स में। कुछ आइटम्स हैं, जैसे कि एयरक्राफ्ट होती है, एयरक्राफ्ट यानी एरोप्लेन, जेट्स, टरबाइंस वगैरह। इनके जो है वो क्या होते हैं, इनकी डिफरेंट कंपोनेंट्स, लिंक पार्ट्स, डिफरेंट कंपोनेंट्स को बना के एक एसेट बन रहा होता है। और ये एसेट्स कहलाते हैं कॉम्प्लेक्स एसेट। फॉर एग्जांपल, ये है आपका एरोप्लेन। ठीक है। अच्छा भाई, एरोप्लेन पे ज्यादा नहीं हंसना, नहीं तो इसी प्लेन में आपकी टिकट बुक करा के आपको रवाना करवा देंगे भाई, छुट्टियां मनाने के लिए। ठीक है। तो ये एसिड है। अब देखो, इसकी टेल है, इसकी लाइफ है 5 इयर्स। इसके कॉकपिट की लाइफ है 10 इयर्स। इसकी इंजन की लाइफ है 3 इयर्स। इसके इंटीरियर की लाइफ है 2 इयर्स। तो ये देखो, डिफरेंट एसिड्स हैं और इनकी डिफरेंट यूजफुल लाइफ है, और उनको मिला के ये एक एसिड बन रहा है। इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स एसिड। ठीक है। एग्जाम्पल देखो, यही दे रहा हूं यहाँ पे आपको। देखिए कि एन एयरलाइन इज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू रिप्लेस द इंजन्स। इंजन्स ये सिविल एविएशन के लॉज में होता है, बाय द वे। ठीक है। कि जी, इंजन आपने फॉर एग्जांपल, वो कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है। बाय फॉर एग्जांपल 5 इयर्स आपने चेंज करने। इंजन जो है, अब वो क्या है, एक सेपरेट इसकी लाइफ है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द एरोप्लेन। ठीक है। और ये हर 5 5 साल बाद जीरो हो जाएगा। फिर नया इंजन रिप्लेस होगा, फिर उसकी कॉस्ट जो है रिप्लेसमेंट इंजन में आ जाएगी, ऐड हो जाएगी। ठीक है। और एरोप्लेन की कॉस्ट में वो आ जाएगी, और फिर वो डेप्रिशिएट होता रहेगा अगले साल। फिर रिमाइंडर जो है एरोप्लेन इस तरह डेप्रिशिएट होता चला रहेगा अपनी यूजफुल लाइफ पे अगले 5 साल तक। और फिर ये किसकी एग्जांपल है, कॉम्प्लेक्स एसिड की। ठीक है। फॉर एग्जांपल, अब ये देखो जी, अब आते हैं हम लोग अपनी एक एक्टिविटी करते हैं कि ऑन 1 जनवरी 2000 Roostern company purchased an energy efficient furnace for 200,000. The estimated life of the furnace was 10 years, but its lining needed replacing after 5 years. On 1st January 2000 management estimated that the cost of the relining the furnace at 1st January X2 prices was $50,000. The lining was replaced on 1st January 2007 at a cost of 70,000 required. Calculate the annual depreciation expense on the furnace for each year of its life. तो अब देखो भाई, 2002 X2 से लेके 2000 X6 तक डेप्रिसिएशन जो है वो दो कंपोनेंट्स पे आएगी। पहली, एक है आपका लाइनिंग एलिमेंट। लाइनिंग एलिमेंट जो है वो 50,000 डिवाइडेड बाय 5, कितना आ गया, 10,000। दूसरा आपका आ जाएगा बैलेंस ऑफ कॉस्ट, 150,000 डिवाइडेड बाय 10 इयर्स लाइफ है, ये आ गया 15,000। तो इन दोनों को मिला के आपकी एनुअल डेप्रिसिएशन कितनी होगी, एनुअल डेप्रिसिएशन कितनी होगी, 25,000। राइट। 31 दिसंबर एक्स एक्स पे तो लाइनिंग कंपोनेंट
अब क्या होगा, X6 पे 2000 X6 पे आपकी जो लाइनिंग कंपोनेंट है वो किस पे आ जाएगा, सारे डेप्रिशिएट हो के जीरो पे आ रहे हैं। ठीक है। अब 2000 X7 उन्होंने क्या करा, 70,000 का इस पे खर्चा किया। ठीक है, जो कि आप कह लो रिप्लेसमेंट है उस कंपोनेंट की। तो भाई 70,000 डिवाइडेड बाय 5 करो एक, और जो अगला एक एसिड है 150,000 वाला, बैलेंस ऑफ द कॉस्ट डिवाइडेड बाय 10 करो, इन दोनों की मिला के डेप्रिसिएशन कितनी हो जाएगी, 29,000। ठीक है। अब आ जाओ अकाउंटिंग फॉर मेजर इंस्पेक्शन और ओवरऑल कॉस्ट। मेजर इंस्पेक्शन फॉर फॉल्ट्स, रिगार्डलेस के जी पार्ट्स जो हैं वो रिप्लेस करने होते हैं। वो कंडीशन होती है कि जी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट, फॉर एग्जांपल शिप, कि भाई आपने कंटिन्यूस बेसिस पे पार्ट्स वगैरह रिप्लेस करने हैं। तो इनिशियल रिकग्निशन जब होगी एसेट की, इंस्पेक्शन कॉस्ट जो है वो एस्टिमेट की जाती है, और ये अमाउंट जो है वो डेप्रिशिएट होता है ओवर द पीरियड टू द फर्स्ट इंस्पेक्शन। यानी कि पहली इंस्पेक्शन फॉर एग्जांपल 5 इयर्स बाद आनी है, तो उस पे एस्टिमेट होगा। और ये अमाउंट जो है वो पार्ट होता है ओरिजिनल कॉस्ट, जो कि आप एसेट की कॉस्ट रिकग्नाइज करते हो। एडिशनल कंपोनेंट का ये कॉस्ट का पार्ट नहीं होता ऑन इंस्पेक्शन। जब जब इंस्पेक्शन कॉस्ट इंकर्ड होती है वो कैपिटलाइज हो जाती है और डेप्रिशिएट होती है ओवर द पीरियड ऑफ द नेक्स्ट मेजर इंस्पेक्शन, जब अगली इंस्पेक्शन होनी होगी। और फिर जो रिमेनिंग कैरिंग अमाउंट होता है कॉस्ट का, प्रीवियस इंस्पेक्शन से लेके, वो उसका डिफरेंशिएट ले लेंगे और उसको डी रिकग्नाइज कर लेंगे। की पॉइंट, इल्मी नुक्ता, कि कॉस्ट जो है हर मेजर इंस्पेक्शन की वो रिकग्नाइज होगी कैरिंग अमाउंट में एज अ रिप्लेसमेंट, अगर रिकग्निशन क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो जाते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो भाई, एक शिपिंग कंपनी जो है उसकी लिए रिक्वायरमेंट होती है लॉ की तरफ से कि जी जो ड्राई डॉक होता है वो हर साल में उसकी मेजर इंस्पेक्शन होनी है, हर 5 साल में। ठीक है। और ओवरऑल एक्सपेंडिचर जो है वो उसके आप रिपेयर करोगे, रिपेयर करोगे। फिर मैंडेटरी कॉस्ट है, क्योंकि अगर आपने शिप को समंदर में चलाने के लिए काबिल रखना है तो ये करना ही करना है। ठीक है। देयरफॉर ओवरऑल कॉस्ट, वरना टाइटैनिक बन सकता है। ओवरऑल कॉस्ट जो है वो रिकग्नाइज होगा एज अ पार्ट ऑफ शिप्स कैरिंग अमाउंट। ठीक है। फॉर एग्जांपल एक शिप है, उसकी कॉस्ट है 20 इयर्स, 20 मिलियन, और 20 इयर्स उसकी यूजफुल लाइफ है, तो एस्टिमेट कॉस्ट जो है फर्स्ट ओवरऑल की एट द एंड ऑफ 5 ईयर इज 5 मिलियन है। अब ये इंडिकेट करता है कि कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कंपोनेंट जो है वो डिस्टिंक्ट होगा फिजिकल पार्ट से जब शिप आपने एक्वायर करा। ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है फॉर द फर्स्ट 5 इयर्स 5 मिलियन, फिजिकल 15, फिर एक साल 5 इयर्स और ये 20 मिलियन। एनुअल डेप्रिसिएशन कितनी आ रही है, 1, इधर कितनी आ रही है, 0.75। ठीक है। तो टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी आ गई फॉर द फर्स्ट 5 इयर्स, 8.75। ठीक है, 0.75 इंटू 5 और 555, ये आ गई। ठीक है। कैरिंग अमाउंट ऑफ द शिप एट द एंड ऑफ 5 इयर्स कितनी होगी, 11.25। तो एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट जो, ओवरऑल कॉस्ट जो है वो इंकर्ड होगी 5, और यहाँ पे सब सारी मिला के 6 मिलियन हो गई। सब्सिक्वेंट कॉस्ट जो है, अब वो कॉस्ट ऑफ द शिप में कितनी आ गई, 17.25। फिर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 6 to 10 इयर्स, देखो 6 कॉस्ट है, इयर्स कितने, 5, अब कितनी आ गई, 1.2, 11.25, और इयर्स कितने, 15, ओवरऑल कितनी आ रही है, 0.2575। सो डेप्रिसिएशन 6 to 10 इयर्स की कितनी आ गई, 1.95 मिलियन। ठीक है, सारी की ये क्लब कर दिया, मिला दिया सबको। तो ये प्रोसेस जो है 5 to 10, 11 to 15, 16 to 20, बाय द एंड ऑफ 20 इयर्स इस तरह चलता रहेगा। ठीक है।
आई होप क्लियर है भाई। अब सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के लाइफ की अब आगे चल रही है तो उसकी क्या पॉलिसी है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एसेट को मेजर करने के लिए दो मॉडल्स यूज कर सकती है, एक कॉस्ट मॉडल है और एक रिवैल्यूएशन मॉडल है, ठीक है। और एक क्लास ऑफ एसेट है, जैसे बिल्डिंग है, तो भाई बिल्डिंग पे एक ही मेथड, एक ही आपने पॉलिसी लेके चलनी है। मशीनरी है तो उस पे एक पॉलिसी लेके चलनी है, एयरक्राफ्ट है उस पे एक पॉलिसी लेके चलनी है, ठीक है। अब कॉस्ट मॉडल है। कॉस्ट मॉडल क्या है? कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन, ठीक है, लेस इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट हम लोग जो है वो पढ़ेंगे IS 36 में, ठीक है। आपका आ गया भाई नेट बुक वैल्यू या कैरिंग अमाउंट एसेट का, ठीक है। एक तो ये है, और दूसरा है रिवैल्यूएशन मॉडल। रिवैल्यूएशन मॉडल क्या है? एसेट्स को जो है फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे एट द एंड ऑफ द रिवैल्यूएशन, लेस करेंगे सब्सिक्वेंट कोई भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगी और एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉसेस होंगे, ठीक है। सारे रिवैल्यूड एसेट्स का जो है वो जाहिर है एक्सेप्ट फॉर लैंड वो स्टिल डेप्रिशिएट होंगे। और रिवैल्यूएशन मॉडल यूज करने के लिए जरूरी है कि फेयर वैल्यू जो है वो रिलायबली मेजर्ड हो सके, ठीक है। अब रिवैल्यूएशन के हमारे पास डिफरेंट केस आ जाते हैं। पहले क्या है? फर्स्ट टाइम अपवर्ड। फर्स्ट टाइम अपवर्ड। अच्छा जी। फर्स्ट टाइम अपवर्ड के लिए क्या है? लेट से ये मेरा एसेट, ये ईयर जीरो है, ये ईयर वन है। ईयर जीरो पे मैंने एसेट लिया था 1000, और यहाँ एसेट ईयर वन पे मेरा हो गया 1500 का। तो जब मैंने एसेट लिया था, परचेज किया था, तो मेरी क्या एंट्री होगी? एसेट डेबिट 1000, और कैश या बैंक क्रेडिट हो जाएगा 1000, ठीक है। अब एसेट क्या मेरा सेल हुआ है? नहीं, पड़े पड़े महंगा हुआ है यार, पड़े पड़े महंगा हुआ। तो पड़े पड़े महंगा हुआ है, यानी कि कोई गेन वगैरह रियलाइज नहीं हुआ है, तो भाई वो इनकम तो रियलाइज नहीं कर सकते। लेकिन जो गेन हुआ है वो कहाँ रहेगा? तो इसलिए गेन कहाँ रहेगा? इक्विटी में रहेगा। इक्विटी में एक हमारा रिजर्व होता है रिवैल्यूएशन सरप्लस का, ठीक है, वहां रहेगा। और जब इक्विटी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, ठीक है ना। तो एसेट बढ़ा हमारा एक तरफ, डेबिट 500, और रिवैल्यूएशन सरप्लस हमारा क्रेडिट हुआ कितने से? 500, ठीक है, सिंपल है। दूसरा केस है हमारा फर्स्ट टाइम डाउनवर्ड। ईयर जीरो, ईयर वन। अबे, एसेट लिया था 1000 का, और ये हो गया ईयर वन पे 750 का। तो जब भाई खरीदा था तब तो सिंपल है, एसेट डेबिट 1000 का, और कैश कर लो या बैंक कर लो, कुछ भी कर लो, क्रेडिट हो गया 1000 का, ठीक है। यहाँ पे एसेट मेरा क्रेडिट हो रहा है क्योंकि ज़रा वैल्यू में गिरा है, कितने से? 250। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग डेबिट कर देंगे 250 से। अब क्लास में ना एक बच्चा होता है, वो बच्चा कहता है, भाई जब एसेट की वैल्यू बढ़ रही थी तो आपने कहा कि यार इनकम रियलाइज नहीं कर सकते क्योंकि वो अभी बिका नहीं है, पड़े पड़े महंगा हुआ है, तो एक्सपेंस क्यों बुक कर रहे हो? मैं उसको याद कराता हूँ कि बचपन में याद करो पढ़ा था प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, जो कि कहता है
कि अच्छाई जब तक हो ना जाए तब तक रिकग्नाइज ना करो, और बुराई जैसी होती हुई नजर आए फौरन रिकग्नाइज कर लो। तो देखो वही तो करा है। अच्छाई अभी हुई नहीं थी, नजर आ रही थी तो इक्विटी में लेके गए, रिकग्नाइज नहीं करी। बुराई होती हुई नजर आई, एक्सपेंस बुक कर लिया। क्लियर है बात? आगे चलते हैं। और अगली एक अगला केस देखते हैं। फर्स्ट अपवर्ड देन डाउन। ठीक है। ईयर जीरो, ईयर वन, ईयर टू। यहाँ एसेट मैंने लिया था 1000 का। वन क्या कर रहा हूँ यार, 1000 का। या मेरा एसेट हो गया 1500 का, या मेरा एसेट हो गया 750 का। तो एसेट जब मैंने खरीदा ना, कितने का हो गया? एसेट डेबिट हो गया 1000 का, और कैश क्रेडिट हो गया 1000 का। करते आ रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये केस नंबर वन की तरह हो गया कि भाई एसेट डेबिट हो गया 500 से, और रिवैल्यूएशन सरप्लस मेरा क्रेडिट हो गया 500 से। ठीक है, अब यहां देखो, एसेट 1500 से होके कितने पे आ रहा है? 750 से। तो कितने से गिर गया? एसेट मेरा क्रेडिट हो गया 750 से। आज तक आज तक रिवैल्यूएशन मैंने कितने की बुक करी थी? 500 की। तो जाहिर है उतनी रिवैल्यूएशन पहले मैं क्या करूंगा? खत्म करूंगा। सो रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट कर दी 500 से। अब पीएनएल में कितने ले जाऊंगा? कितना बचा है? 250। ठीक है। आई होप क्लियर है। लास्ट केस है भाई। फर्स्ट डाउनवर्ड देन अपवर्ड। यार ये ईयर जीरो है, ये ईयर वन है, ईयर टू है। ठीक है, यहाँ एसेट मैंने लिया था 1000 का, यहाँ ये पहले गिर गया 750 पे आ गया, अब ये बढ़ गया 1500 पे। ठीक है, तो जब मैंने एसेट खरीदा था ना, एसेट डेबिट हो गया 1000 से, और कैश क्रेडिट हो गया 1000 से। कोई मसला नहीं है। और ये केस नंबर टू की तरह हो गया। पीएनएल डेबिट 250, और एसेट क्रेडिट 250। कोई बड़ी बात नहीं है, कर चुके हैं, आता है। अब यहां पे एसेट देखो, 750 से उठ के 1500 पे आ रहा है। तो एसेट की वैल्यू बढ़ गई कितने से? 750 से डेबिट हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है। अब यहां देखो एक चीज, हमने एक्सपेंस कितने का बुक किया था? 250 का। अब एसेट की वैल्यू तो बढ़ गई है वापस। तो भाई इस एक्सपेंस को रिवर्स कर देंगे, और जब ये रिवर्स होगा तो पीएनएल मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेरा क्रेडिट हो जाएगा कितने से? 250 से। रिमेनिंग कितना बचा? 500। तो भाई वो मेरा कहाँ चला जाएगा? रिवैल्यूएशन सरप्लस पे चला जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। क्योंकि जाहिर है जब इक्विटी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है 500 से। सो आई होप क्लियर है। अब आगे आज चलते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं, और ये देखते हैं भाई। रिवैल्यूएशन जो है,
वो भाई सबसे पहले कह रहा है मस्ट बी मेड सफिशिएंटली, रेगुलरली होनी चाहिए, अमूमन एनुअल बेसिस पे, ठीक है, टू इंश्योर कि कोई मटेरियल डिफरेंस ना है बिटवीन द कैरिंग अमाउंट और द फेयर वैल्यू एट द रिपोर्टिंग डेट। एक बात। दूसरी, अब वो फ्रीक्वेंसी के बारे में एक बात और करता है कि फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है कि आपके एसेट्स की फेयर वैल्यू कितनी जल्दी अदलती बदलती है आपकी मार्केट वगैरह में। फर्दर रिवैल्यूएशन जो है नेसेसरी है जब फेयर वैल्यू डिफर कर रही है मटीरियलिटी फ्रॉम कैरिंग अमाउंट, ठीक है। और आइटम्स जो कि सेम क्लास में है वो रोलिंग बेसिस में होने चाहिए विद इन अ शॉर्ट पीरियड। शॉर्ट पीरियड मींस, शॉर्ट पीरियड का मतलब क्या है? लेस देन 12 मंथ्स बेटा, 12 मंथ्स के अंदर अंदर होते रहना चाहिए। और प्रोवाइडेड के रिवैल्यूएशन जो है वो अप टू डेट हो। आगे आ जाओ। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है आपकी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है एट द डेट ऑफ द रिवैल्यूएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो आइदर रीस्टेट हो, हाँ जी, रीस्टेट होनी चाहिए प्रोपोर्शनली, ठीक है, विद अ चेंज इन ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, के कैरिंग अमाउंट जो है आफ्टर द रिवैल्यूएशन जो है इक्वल हो रिवैल्यूड अमाउंट के, और एलिमिनेट कर दोगे या तो ग्रॉस कैरिंग अमाउंट से नेट अमाउंट को रिस्टेट कर दोगे रिवैल्यूड अमाउंट पे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जी, नहीं समझ आई कोई बात नहीं, एग्जाम्पल करते हैं। Entity adopted a revaluation model property on 1st January 2006 when the carrying amount of its property was cost कितनी है 800, accumulated depreciation 200, carrying amount 600, तो fair value of the property कितनी आ गई 950। तो भाई कॉस्ट 800 थी, accumulated depreciation कितनी हुई 200, कैरिंग अमाउंट कितना आ गया 600। अच्छा जी, अब यहाँ देखो, आफ्टर रिवैल्यूएशन 950, 950, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आज तक की कितनी करी खत्म 200, ठीक है। 150 एडजस्टमेंट, एडजस्ट हुई, टोटल एडजस्टमेंट देख लो कितने की हो रही है, ठीक है। एडजस्टमेंट 350 की हो रही है, तो 600 प्लस 350 ये आ गया 950। इस तरह गेम चलेगी। अच्छा जी, अब रिकग्निशन ऑफ रिवैल्यूएशन, जब इंक्रीज होती है डिक्रीज होती है कैरिंग अमाउंट एज अ रिजल्ट ऑफ रिवैल्यूएशन, तो अकाउंट फॉर करेंगे एसिड, एसिड बाय एसिड बेसिस पे। अगर रिवैल्यूएशन जो है इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट होगी अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में और ट्रांसफर होगा रिवैल्यूएशन सरप्लस इन इक्विटी में, ठीक है। अगर रिवैल्यूएशन इंक्रीज हो रही है हाउएवर, वो रिकग्नाइज होगी प्रॉफिट और लॉस में टू द एक्सटेंट कि जी, अगर रिवैल्यूएशन जो है वो डिक्रीज हुई थी पहले और अब बढ़ रही है, तो जितनी डिक्रीज हुई थी उतनी पीएनएल में जाएगी एज एन एक्सपेंस, अब उसको रिवर्स कर देंगे जैसे भी हमने एग्जांपल की भी है, ठीक है। और रिवैल्यूएशन डिक्रीज जो है वो रिकग्नाइज होगा एज एन एक्सपेंस इन प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड एंड इम्पेयरमेंट, ठीक है। रिवैल्यूएशन डिक्रीज अगर होती है तो रिकग्नाइज होगी ओसीआई में टू द एक्सटेंट जितनी पहले बढ़ी थी, ठीक है। अमाउंट जो है बाकी का अमाउंट जो कि डिक्रीज हो रहा है वो आपका एज एन एक्सपेंस चला जाएगा इन ऑपरेटिंग कैटेगरी, इन इन ऑपरेटिंग कैटेगरी ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। अमाउंट्स जो कि रिकग्नाइज आएंगे ओसीआई में वो प्रेजेंट होंगे ओसीआई में और वो रिक्लासिफाई हो जाएंगे पीएनएल में, ठीक है। अब एक्टिविटी 3 की तरफ आते हैं ताकि मजीद हमें चीजें क्लियर हो जाए। कॉस्ट आ गई है 1000, ठीक है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 250, कैरिंग अमाउंट है 750, डिटरमाइन द अकाउंटिंग एंट्रीज रिक्वायर्ड टू रीस्टेट द नेट अमाउंट एट अ रिवैल्यूड अमाउंट। एक है 1100 और एक है 900, ठीक है। दोनों के लिहाज से हम लोग करते हैं भाई। ए 1100 हुआ, अ, ये कॉस्ट है हाँ। अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जीरो है इस केस में, ठीक है, तो 1100। इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? कॉस्ट मेरी बढ़ी थी 100 से,
और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आज तक की कितनी खत्म हुई थी मेरी, उसने क्वेश्चन में बताइए 250। तो रिवैल्यूएशन सरप्लस मेरा क्रेडिट हो जाएगा 350 से। ठीक है। दूसरी, जब वैल्यू 900 पे चली गई है, तो आज तक की, अच्छा जी, कॉस्ट क्रेडिट हो गई 100 से। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का उसने बताया हमें कि वो डेबिट हो जाएगी 250 से। ठीक है। तो रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट हो जाएगा 150 से। चलो जी, आप एग्जाम्पल 6 देखते हैं। अब ये एग्जाम्पल जरा गौर से देखना, टाइम लगा के देखना भाई, गौर से देखना, और कुछ समझ में ना आए तो पूछना भाई। एन एंटिटी परचेज लैंड फॉर 100,000 ऑन 1 January 2000 एंटिटी adopts द रिवैल्यूएशन मॉडल फॉर लैंड। ठीक है। 1 January 2000 है, एसेट 100 का था, इंक्रीज हुई इसकी वैल्यू 20 से, तो रिवैल्यूएशन सरप्लस में चला गया, 20 क्रेडिट हो गया, क्लोजिंग वैल्यू कितनी आ गई एसेट की, 120। ठीक है। तो भाई वही देखो, इनिशियल गेन जो है आपका ओसीआई में चला गया, और एक्यूमुलेटेड जो है वो रिवैल्यूएशन सरप्लस इक्विटी में चला जाएगा, एसएफपी। बहुत सिंपल है, ये वाला स्टेप तो क्लियर होगा। अगले साल 1 January 2000 अब एसेट की ओपनिंग वैल्यू कितनी है, 120, लेकिन अब इसकी वैल्यू 15 से गिर गई है, 15 से गिर गई है। ठीक है। तो भाई अभी देखो, रिवैल्यूएशन में अभी भी 5 क्रेडिट है। ठीक है। 20 था टोटल क्रेडिट, 15 निकाल दिया, डेबिट कर दिया, तो अभी भी 5 क्रेडिट नजर आ रहा है। तो जो डिक्रीज है, जो डिक्रीज है 15 का, वो पीएनएल में अभी नहीं जाएगा, वो रिकग्नाइज अभी नहीं होगा, क्योंकि अभी हमने रिवैल्यूएशन रिजर्व को ही डेबिट कर दिया है 15 से। ठीक है। अभी हमने क्या कर दिया है, अभी देखो, अभी हमने क्या कर दिया है, रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट कर दिया है 15 से, और एसेट कह लो क्रेडिट कर दिया 15 से। सही है। ऊपर तो हमें पता है भाई, एसेट डेबिट हो गया, रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो गया 20 से। 5 वहीं पड़ा हुआ है अभी एसेट के अंदर। अच्छा जी, अब आओ नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर 1000 2000 X3 में। अब एसेट यहाँ था 105 से, मजीद एसेट की वैल्यू गिर गई है 9 से, अब एसेट आ गया 96 में। तो ये 5 पड़ा हुआ था रिवैल्यूएशन रिजर्व में, पहले तो इसको खत्म कर देंगे, कर दिया। अब ये 4 जो मजीद आ रहा है, ये एक्सपेंस होगा। तो देखो भाई क्या बोल रहा है, देखो भाई क्या बोल रहा है, कि अब जो डिक्रीज हुआ है, पहले वो कहाँ आ जाएगा, वो सीआई से कम होगा, यानी कि, और ओनली टू द एक्सटेंट जो भी आपका क्रेडिट बैलेंस पड़ा है, यानी कि 5 पड़ा हुआ था वो खत्म हुआ। मजीद जो है एक्सेस जो है वो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। अब नेक्स्ट ईयर, यहाँ देखो 96, और इंक्रीज हो गया 15 से 111 पे चला गया। अब रिवैल्यूएशन सरप्लस में देखो कितना चला जाएगा, 11 क्रेडिट, क्योंकि जो पार्ट ऑफ द इंक्रीज है जो कि रिवर्स हो रहा है प्रीवियसली, वो रिकग्नाइज हो गया था, उसको एक्सपेंस कर दिया था, तो वो पीएनएल में चला गया। एक्सेस जो है, यानी कि 5 जो है वो कहाँ चला गया आपका, वो रिवर्स हो गया पीएनएल में, बाकी जो है वो आपको ओसीआई में और रिवैल्यूएशन सरप्लस में चला जाएगा। इस तरह हम लोग, मैं आपको करके दिखा भी चुका हूँ। ठीक है। मेरा ख्याल है क्लियर है।
क्लियर है ना भाई? आगे बढ़े। अच्छा भाई। रोस 8 company purchased a building on 1st April 2000 for 100,000. The asset had a useful life at that date of 40 years. On 1st April 2003, the directors revalued the building to its fair value of 120,000, calculate the revalued gain and prepare the journal entry to account for the revaluation. चलो भाई, रेड हाइलाइटर चल ही गया किसी ना किसी तरह, रोबजा बन गया। खैर, अब कैरिंग अमाउंट एट रिवैल्यूएशन डेट क्या है? 100। ठीक है। अच्छा जी, लाइफ कितनी है? 40। कितने यूज हो चुके हैं? 2 इयर्स, तो ये आ जाएगा 95। फेयर वैल्यू एसेट की कितनी है? 120। तो भाई, गेन ऑन रिवैल्यूएशन, तो दोस्त, दोस्त, गेन ऑन रिवैल्यूएशन कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 25। तो भाई, अब क्या करेंगे? क्या एंट्री होगी? एंट्री क्या होगी भाई? बिल्डिंग डेबिट हो जाएगी 120 माइनस 100, कितने से? 20। बिल्डिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 100 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 40, कितनी हो जाएगी? 5। ठीक है। और क्रेडिट आपका ओसीआई और रिवैल्यूएशन सरप्लस कितने थे? 25। ये लो भाई, इसका सोल्यूशन भी दिया हुआ है, तमीज वाला लिखा हुआ। ठीक है। आ, चले जी, एक एक्टिविटी और करते हैं। The carrying amount of Zen Company property at the end of the year amounted to 108,000, cost value 125,000, and accumulated depreciation 17,000. On this date, the property was revalued and was deemed to have a fair value of 95,000. The balance on the revaluation surplus relating to the previous revaluation gain for this property was 10,000. Calculate करेंगे revaluation loss and prepare the journal entry to account for the revaluation. चैलेंज करते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। गौर से देखो भाई, कैरिंग अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी एट रिवैल्यूएशन डेट 125 माइनस 17 बाय, मैं थाउजेंड्स को हंड्रेड्स में लेके चल रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है दोस्त। फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू कितनी है? 95। लॉस कितने का हो गया है? 13 का हो गया। ठीक है। तो अब हो गया लॉस। अब जो है एंट्री क्या होगी? प्रॉपर्टी क्रेडिट हो जाएगी 30 से, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट हो जाएगी 17 से। ठीक है। इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट हो जाएगा 3000 से, और ओसीआई डेबिट हो जाएगा 10,000 से। ठीक है। 10,000 रिवैल्यूएशन डिक्रीज हो रहा है, ओसीआई में रहेगा, और इक्विटी में से रिवैल्यूएशन सरप्लस जो है वो डेबिट हो जाएगा। ये मूवमेंट आ गया आपके रिवैल्यूएशन सरप्लस की और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी की। और जो कैरिंग अमाउंट आप को जो एडजस्ट करना है एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन, वो एलिमिनेट हो जाएगा ग्रॉस कैरिंग अमाउंट एसेट का रिवैल्यूएशन डेट पे। ठीक है। ये आपको मैंने करके दिखा भी दिया। सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग रिवैल्यू एसेट की क्या है? जब रिवैल्यूएशन इंक्रीज हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, और रिकग्नाइज हो जाती है, तो जाहिर है एसेट को डेप्रिशिएट तो करना है ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। तो भाई, अगर हायर एनुअल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होगा, तो हायर एनुअल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होगा बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट। अगर
रिवैल्यूड अमाउंट जो है वो ज्यादा है हिस्टोरिकल कॉस्ट से, यानी कि पहले 1000 थी, अब बढ़ के 1500 हो गई, तो ज्यादा डेप्रिसिएशन ज्यादा आएगी। लोअर एनुअल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होगा बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, मतलब रिवैल्यूड अमाउंट अगर कम है और हिस्टोरिकल अमाउंट ज्यादा था तो डेप्रिसिएशन कम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल एसेट पहले 1000 का था, अब 700 का हो गया, तो ज्यादा डेप्रिसिएशन कम होगी। आगे चलो भाई। वे रिवैल्यूड एसेट कैरिंग अमाउंट, अगर रिवैल्यूड एसेट का कैरिंग अमाउंट एक्सीड कर जाता है हिस्टोरिकल अमाउंट से, तो IAS 16 अलाउ करता है, जरूरी नहीं कह रहा, अलाउ करता है कि आप जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन को एज अ, यानी जो कि रिवैल्यूएशन की वजह से जो एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन हो रही है वो कहाँ जाएगी, कर सकते हैं रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर कर सकते हैं। और जो भी ट्रांसफर है रिटेन अर्निंग का विद इन इक्विटी, उसको आपने डिस्क्लोज भी करना है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में। कहाँ करना है ये देखो, बैलेंस आ रहा है 31 दिसंबर का, ये शेयर कैपिटल का, शेयर प्रीमियम का, रिवैल्यूएशन सरप्लस का, रिटेन अर्निंग का, ये टोटल आ गया। ठीक है, चेंजेस इन इक्विटी कोई भी आ रही हैं ये इधर आ गई। ठीक है, डिविडेंड्स ये आपके इधर हो गए। ठीक है, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आपकी जो भी है वो इधर आ गई। अब ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग, ये देखो ये यहाँ आएगा, जो भी आपकी एक्सेस डेप्रिसिएशन है वो इधर आएगी। ठीक है, और वो टोटल में चली जाएगी। ठीक है, इधर से आप रिवैल्यूएशन सरप्लस कम करोगे और इधर रिटेन अर्निंग में वो डेप्रिसिएशन ले जाओगे आप। ऑब्वियसली ये बात बता दी है मैंने। अब एक्सेस डेप्रिसिएशन के ऊपर हम लोग एक एक्टिविटी, एक एग्जांपल भी कर लेते हैं भाई। एक कंपनी, एक सेकंड, तो एक्टिविटी 5 पे आते हैं। हेयर कंपनी revalued its property on 1st April 2001 to 20 million, 8 million of which related to land. The property originally cost 10 million, 2 million of which is related to land 10 years ago. The original useful life of 40 years for the building is unchanged. Here company policy is to make a transfer to retain earnings in respect of excess depreciation. Show the entries required to account for this property during the year ended 31st March 2002. Prepare extracts from the following financial statements for the year ended 31st March 2002. Statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of financial position और statement of changes in equity. अच्छा भाई, अब चलो जी करें, आ जाओ। सबसे पहले क्या करते हैं, ये हाइलाइटर की छुड़ जाता है मेरा, वर्किंग्स पता नहीं ये आदत कब जाएगी। खैर, अब वर्किंग्स आ गई, करते हैं। पहले तो गेन ऑन रिवैल्यूएशन। ठीक है, कैरिंग अमाउंट एसिड की निकालें तो 10,000 है, -2,000 जो उसकी रेजिडुअल वैल्यू, डिवाइडेड बाय 40 ईयर्स, मल्टीप्लाई बाय 10 ईयर्स के, क्योंकि 10 ईयर्स उसकी लाइफ गुजर चुकी है, तो ये आ गई मेरी वैल्यू 8,000। ठीक है, फेयर वैल्यू कितनी है, 20,000। पीआर गेन ऑन रिवैल्यूएशन मेरा आ गया 12,000। अब हिस्टोरिकल कॉस्ट, ये एक आधा काम हो गया अभी। ठीक है, अब दूसरी, और वो क्या है, रिजर्व ट्रांसफर। तो भाई वो भी करते हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट डेप्रिसिएशन 10,000, माइनस रेजिजुअल वैल्यू थी 2,000, डिवाइडेड बाय 40 ईयर्स कितनी थी, 200, है ना।
डेप्रिसिएशन चार्ज क्या थी ऑन रिवैल्यूड अमाउंट। अब रिवैल्यूड अमाउंट पे उसने हमें बताया है 400, तो एक्सेस डेप्रिसिएशन कितनी हो गई? जाहिर है 200 हो गई। अच्छा जी। अब ये देखते हैं भाई, एंट्रीज देखते हैं। गेन ऑन रिवैल्यूएशन की एंट्री। प्रॉपर्टी मेरी थी 20,000 की, 10,000 की उसमें से कॉस्ट वगैरह से डेप्रिसिएशन वगैरह निकल गई, तो डेबिट हो गई 10,000 से। ठीक है। प्रॉपर्टी की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आज तक की हम लोगों ने ऑलरेडी वर्किंग करी है, डेबिट हो जाएगी 2,000 से। रिवैल्यूएशन सरप्लस कह लो या ओसीआई कह लो, कुछ भी कह लो, क्रेडिट हो जाएगा हमारा 12,000 से। हमने वर्किंग कर ली है यार, है ना। अच्छा भाई, डेप्रिसिएशन चार्ज, तो भाई वही 20,000 माइनस 8,000 डिवाइडेड बाई 30 ईयर्स। हम लोगों ने पूरी वर्किंग कर ली है, चलो दिखा भी देता हूँ भाई। 20,000 माइनस आज तक की थी 8,000, रिमेनिंग लाइफ कितनी है? 30 ईयर्स। तो एक्सेस डेप्रिसिएशन मेरी आ जाएगी 400 से। तो भाई डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एक मेरा आ गया 400, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में चला जाएगा 400। ये एक्सेस डेप्रिसिएशन की हो गई। तो रिवैल्यूएशन जो ट्रांसफर हो रही है, जो एक्सेस डेप्रिसिएशन पहले 200 थी, अब 400 हो गई है, तो कितना ट्रांसफर हो जाएगा? रिजर्व ट्रांसफर, रिवैल्यूएशन सरप्लस 200 और रिटेन अर्निंग 200। बेहतरीन है, समझ आ गया है? अच्छा भाई, अब यार ये देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट्स में जो प्रॉफिट एंड लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है भाई, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एक में आ गया 400 करंट ईयर में। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में गेन और रिवैल्यूएशन, ओसीआई में गेन ऑन रिवैल्यूएशन 12,000, ये आ जाएगा। ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एक्स टू का, प्रॉपर्टी 20,000 माइनस 400 कितना आ जाएगा? 19,600। इक्विटी रिवैल्यूएशन सरप्लस 12,000 और माइनस 200 एक्सेस डेप्रिसिएशन का 11,800, ये आ गया। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में गेन ऑन रिवैल्यूएशन मेरा ये आ गया 12,000, और रिवैल्यूएशन जो ट्रांसफर हो रहा है रिटेन अर्निंग में 200 लेस कर दिया, ये आ जाएगा। ठीक है। अब अगर हम लोग यू नो जब रिवैल्यूड एसेट जो को जब हम लोग डिस्पोज ऑफ करते हैं ना, तो कोई रिमेनिंग बैलेंस होता है रिवैल्यूएशन सरप्लस का, वो डायरेक्टली कहाँ जाता है? रिटेन अर्निंग में जाता है। और डिस्पोजल जो है रिप्रेजेंट करता है रियलाइजेशन ऑफ दिस सरप्लस। ठीक है। डेप्रिसिएशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की अगर मैं बात करूँ ना, तो कॉस्ट ऑफ रिवैल्यूड एसेट लेस रेजिडुअल वैल्यू जो है वो एलोकेट होता है सिस्टमेटिक बेसिस पे ओवर द लाइफ ऑफ द एसेट। डेप्रिसिएशन मेथड जो है वो रिफ्लेक्ट करेगा पैटर्न को कंज्यूम करने में। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईच पीरियड वो रिकग्नाइज होगा पीएनएल में। इट और वो इंक्लूड होगा कैरिंग अमाउंट ऑफ अनदर एसेट, एग्जांपल इन्वेंट्री। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है वो प्रेजेंट होगा ऑपरेटिंग कैटेगरी ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। ठीक है। आईएफआरएस 18 आने के बाद ऑपरेटिंग कैटेगरी जो है वहां पे आपका जो है ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस प्रेजेंट होगा। और जो हर पार्ट है प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट का, वो सिग्निफिकेंटली टोटल कॉस्ट डेप्रिशिएट होगा सेपरेटली। डेप्रिशिएबल अमाउंट जो है एसेट का, कॉस्ट का या रिवैल्यूड अमाउंट का, लेस रेजिडुअल वैल्यू स्क्रैप वैल्यू डिडक्ट करने के बाद वो एलोकेट होगा सिस्टमेटिक बेसिस पे ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। अच्छा जी, वो स्लाइड रिपीट हो गई है। ठीक है। अच्छा जी।
अब देखो भाई, डेप्रिसिएशन हमारी जो है ना दो तरह की होती है। डेप्रिसिएशन मेथड्स मेनली जो है वो एक आता है आपका स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है आपका? कॉस्ट लेस स्क्रैप वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। ठीक है। अब एक एसेट था फॉर एग्जांपल 100,000, उसकी स्क्रैप वैल्यू थी 20,000 की, लाइफ थी 4 इयर्स। ठीक है। तो इसको हम करें, ये आ जाएगी हमारी डेप्रिसिएशन 20,000 पर एनम। तो स्ट्रेट लाइन मेथड जो है वो अज्यूम ये कर रहा होता है कि एसेट की जो लाइफ है ना, वो, सॉरी, एसेट का जो यूजेज है ना थ्रू आउट द लाइफ वो सेम रहता है, इसलिए देखो एक्सपेंस भी सेम लेकर आता है। ठीक है। इसी तरह दूसरा हमारा एक मोस्ट फेमस मेथड है, वो कौन सा है? वो है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड जो है ना यार, लेट से कॉस्ट है 100,000, डेप्रिसिएशन है 20%। ठीक है, तो ये देखो कितना निकल गया, 20,000। अब आ गया 80, 80,000 है, फिर मैंने डेप्रिसिएशन निकाली 20%, तो कितना आ गया? 16,000। अब कितना आ गया? 64,000। तो देखो, शुरू में ज्यादा निकल रहे हैं, फिर कम निकल रहे हैं, और इस तरह ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कम होता चला है। तो ग्रेजुअली, यानी इसके assumption ये है कि शुरू के सालों में एसेट ज्यादा कमा के दे रहा है, ज्यादा निकाल लो एक्सपेंस, और एंड के सालों में कम निकाल के दे रहा है तो कम निकालो एक्सपेंस। ठीक है। अब आ जाओ अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। रेजिडुअल वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट है, यूजफुल लाइफ अकाउंटिंग एस्टिमेट है, डेप्रिसिएशन मेथड्स, ये सारे क्या है? अकाउंटिंग एस्टिमेट्स हैं। रेजिडुअल वैल्यू जो है एसेट की, वो एस्टिमेटेड अमाउंट है एक एंटिटी का, कि करंटली हमें अगर एसेट को डिस्पोज ऑफ करें तो कितना रिटर्न में मिल जाएगा, और ये कम होता 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 एक टाइम पे आके क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। सेकेंड हैंड वैल्यू भी जीरो हो जाती है। ठीक है। डेप्रिसिएशन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड हम लोग डिस्कस कर चुके। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हम लोग डिस्कस कर चुके। अच्छा, यूनिट प्रोडक्शन क्या है? चार्ज होता है बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड यूज या आउटपुट के बेसिस पे, कि जो कितना नंबर ऑफ आउटपुट है उसके बेसिस पे हम लोगों ने डेप्रिसिएशन निकाली। डेप्रिसिएशन पीरियड जो है वो स्टार्ट होता है एज सुन एज एसेट जो है अवेलेबल हो जाता है यूजेज के लिए, और उसका डेप्रिसिएशन को खत्म करना कब करते हैं? जैसे ही एसेट डिस्पोज ऑफ हो जाता है, या उसका यूजेज खत्म हो जाता है, या उसको हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई कर देते हैं एज पर IFRS 5। अच्छा जी। अब एक्टिविटी 6 देख लेते हैं यार। An asset costing 1,000 was estimated to have a useful life of 10 years and a residual value of 200. After 2 years, the remaining useful life was revised to 4 years. Calculate करना है depreciation expense for each of the first 3 years। ठीक है, तो कर देते हैं। देखो जी, कॉस्ट, ये है, सॉरी, ईयर 1, या ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3। ठीक है। कॉस्ट कितनी है? 1,000। ये 1,000, ये 1,000। अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, पहले साल में देखो 80 हो गई, जाहिर है। दूसरे साल में 80 और 80 160 हो गई। तीसरे साल में 80, 80 और 80 320 हो गई। ये हमारा कैरिंग अमाउंट हो गए कितना? 920, 840 और 680। तो भाई, ओवरऑल एक्सपेंस फॉर द ईयर यहाँ पे 80 रहा, यहाँ पे 80 रहा, यहाँ पे 80 रहा, यहाँ पे 160 हो गया। सीन क्या हो रहा है कि डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड होते 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 बढ़ गई। अच्छा जी, डेप्रिसिएशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग्स की अगर मैं बात करूं, तो लैंड एंड बिल्डिंग्स जो हैं वो सेपरेबल एसेट्स होते हैं। सेपरेटली लैंड और बिल्डिंग डील होते हैं। ठीक है। लैंड यूजुअली उसकी अनलिमिटेड यूजफुल लाइफ होती है, तो वो डेप्रिशिएट नहीं होगा। बिल्डिंग्स टिपिकली उनकी लिमिटेड यूजफुल लाइफ होती है, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल।
तो भाई वो अकॉर्डिंगली डेप्रिशिएट होते हैं। ठीक है। अब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के ऊपर, कंपनी परचेज अ प्रॉपर्टी विद ओवरऑल कॉस्ट ऑफ 100 million ऑन कितना, 1st April 2000 X1, the separate components of the property are made up as follows। ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग्स, लैंड एलिमेंट आके आपका 20,000 का, टोटल है 65,000। लैंड की इनडेफिनेट लाइफ है। बिल्डिंग की 50 years लाइफ है। फिक्सचर एंड फिटिंग्स आपका 10 years है। लिफ्ट्स आपकी 11,000 और 20 years। सो कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द प्रॉपर्टी फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2000 X2। सो लैंड देखो भाई, लैंड एंड बिल्डिंग आखिर में यार रोबजा बनी गया। खैर, 65,000 -20,000, लाइफ कितनी 50 years, कितना आ गया 900। ठीक है। फिक्सचर एंड फिटिंग 24,000 डिवाइडेड बाय 10, ये आ गया 2,400। लिफ्ट्स 11,000 डिवाइडेड बाय 20 years, कितना आ गया 550। टोटल प्रॉपर्टी डेप्रिसिएशन कितनी आ जाएगी, 3,850। आई होप क्लियर है भाई। अच्छा भाई। अच्छा, अब कुछ आर्ग्यूमेंट्स भी चल रहे हैं और ये करंट इश्यूज में आगे जाके बात भी आती है कि एक आर्ग्यूमेंट है कि कुछ एसेट्स जो हैं वो उनकी उनका जनरल ये होना चाहिए कि सारे एसेट्स जो हैं डेप्रिशिएट होने चाहिए, लेकिन कुछ कहते हैं कि भाई कुछ जुरिस्डिक्शंस में ये भी सीन है कि कंपनीज ने जो है पॉलिसी अडॉप्ट की हुई है कि डेप्रिशिएट नहीं करना कुछ एसेट्स को। अब उसके ऊपर आर्गुमेंट्स क्या है कि एसेट्स जो हैं वो मेंटेन हो रहे हैं, उनका बहुत हाई स्टैंडर्ड मेंटेन हो रहा है, और ये जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो एक्सपेंस हो रही होती है पीएनएल में ऑलरेडी। तो भाई अब डेप्रिसिएशन की क्या जरूरत है। रेसिजुअल वैल्यू जो है वो एटलीस्ट इक्वल होनी चाहिए कैरिंग अमाउंट के। फॉर एग्जांपल ड्यू टू हाई मेंटेनेंस, वही कहते हैं एसेट जो है उनका वो वेरी लॉन्ग यूजफुल लाइफ होती है, तो डेप्रिसिएशन जो है वो इमटेरियल है, वो कहते हैं। और एसेट अगर करंटली यूजेज में ही नहीं है भाई, तो फिर क्यों करें, ये भी वो कह रहे होते हैं। अच्छा जी। IS 16 ये कहता है कि जी लैंड जो क्योंकि कंज्यूम नहीं हो रहा तो भाई डेप्रिशिएट नहीं होगा। डेप्रिसिएशन जो है वो रिकग्नाइज होगी सारे सर्कमस्टेंसेज में, लेकिन वो जीरो हो सकती है, एक टाइम पे आ सके जब रेजिडुअल वैल्यू एक्सीड कर जाए और कैरिंग अमाउंट कम हो जाए तब। इम्पेयरमेंट हमने लॉसेज जो है वो रिकग्नाइज करने हैं अकॉर्डिंग टू IS 36, जो कि जब हम IS 36 पढ़ेंगे तब बात करेंगे उसके ऊपर। फिर हमारे पास आ जाती है कंपनसेशन। कुछ सर्कमस्टेंसेज में थर्ड पार्टी जो है वो आपको कंपनसेट करके दे रही होती है, जैसे कि इम्पेयरमेंट हो जाती है आग वगैरह लगने की वजह से, डैमेजेस होने की वजह से, तो इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेशन दे रही होती है। तो ऐसी कंपनसेशन जो है वो इंक्लूड होंगी प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में जब वो रिसीवेबल्स में आ जाएंगी, और उन कंपनसेशन को जो है आप एज डेफर्ड इनकम रिकॉर्ड करोगे, और उसको डिडक्ट करोगे इम्पेयरमेंट लॉसेस से या कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट में से, वो अप्रोप्रिएट नहीं होगा। ठीक है। अकाउंटिंग फॉर द डे रिकग्निशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्या है भाई। नॉन करंट एसेट डे रिकग्नाइज होगा, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में से एलिमिनेट कर दोगे एसेट के कैरिंग अमाउंट को, और डिस्पोजल को जब कोई फ्यूचर व्हेन नो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड, क्या भाई इनसे मिलना बंद हो जाएगा, रिटायरमेंट हो रही है, खत्म, निकाल दोगे एस में से एक। अच्छा जी, प्रॉफिट और लॉस में से रिकग्नाइज कर लोगे, अगर उस पर गेन हो रहा है तो गेन को, लॉस हो रहा है तो लॉस को, जो भी डिफरेंस आ रहा होगा वो डिस्पोजल प्रोसीड्स वगैरह में ले जाओगे। ठीक है। अनलेस ट्रांजेक्शन जो है वो सेल एंड लीज बैक है। अगर सेल एंड लीज बैक होगी IFRS 16 का उसका अलग रूल है, वो जब IFRS 16 करेंगे तो फिर हम करेंगे। ठीक है। और अगर जो है वो
हेल्ड फॉर सेल हो रहा है तो IFRS 15 के मुताबिक उसकी ट्रीटमेंट होगी, वो भी हम लोग बाद में देखेंगे IFRS 15 जब पढ़ेंगे। डी रिकग्निशन डेट कौन सी है? जिस दिन कंट्रोल ऑफ एसेट ट्रांसफर हो जाता है एज पर IFRS 15 रेवेन्यू फ्रॉम कस्टमर, वो आपके एसेट की डे रिकग्निशन डेट होगी। ठीक है, चलो भाई, एक आखिरी एक्टिविटी स्टैंडर्ड की और कर लें। एन एसेट दैट ओरिजिनली कॉस्ट 16,000 एट accumulated depreciation 8,000 was disposal of the during the year 5,000 cash, explain how the disposal should be accounted for in the financial statement। ठीक है भाई, तो एसेट और उसकी एसोसिएटेड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो निकलेगी SFP में से। लॉस जो है 3,000 का देखो हमारा इसमें होने वाला है, किस तरह होता है देखो। डिस्पोजल प्रोसीड 5,000 का, कैरिंग अमाउंट एट डिस्पोजल 16,000 -8,000, तो भाई लॉस हो गया 8,000 -5,000, लॉस ऑन डिस्पोजल आ गया भाई। रिक्वायर्ड डिस्क्लोजर्स, अब भाई कौन कौन से डिस्क्लोजर्स की हमें जरूरत होती है भाई। फॉलोइंग डिस्क्लोजर्स आर रिक्वायर्ड फॉर ईच क्लास ऑफ एसेट। मेजरमेंट डेज यूज फॉर डिटरमाइनिंग द ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, ये आपने बतानी है, डिस्क्लोजर में देना है। डेप्रिसिएशन मेथड कौन से यूज हो रहे हैं, ये आपने डिस्क्लोजर्स में देना है। यूजफुल लाइफ्स क्या हैं, डेप्रिसिएशन रेट्स क्या यूज हो रहे हैं, ये आपने डिस्क्लोजर्स में देना है। ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और इम्पेयरमेंट लॉसेस जो हैं वो आपने डिस्क्लोजर्स में देने हैं। और क्लासेस ऑफ एसेट से रिलेटेड जो डिस्क्लोजर्स देने हैं, तो मेजरमेंट बेसिस क्या है, हर क्लास का वो अलग अलग बताओगे, हर क्लास का अलग अलग डेप्रिसिएशन मेथड बताओगे, यूजफुल लाइफ और डेप्रिसिएशन रेट्स बताओगे, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट और एक्यूमुलेटिंग डेप्रिसिएशन और इम्पेयरमेंट लॉसेस क्या हो रहे हैं वो आप बताओगे। फिर अदर डिस्क्लोजर्स इसके अलावा क्या है भाई, एग्जिस्टेंस और अमाउंट्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन टाइटल या प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट पे कोई प्लेज कोई सिक्योरिटी तो नहीं है वो बताओगे। ठीक है, एक्सपेंडिचर्स जो कि रिकग्नाइज हो रहे हैं कैरिंग अमाउंट में, आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट कोर्स ऑफ इट्स कंस्ट्रक्शन में वो बताओगे। कॉन्ट्रेक्चुअल कमिटमेंट्स बताओगे, प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट के कंपनसेशन बताओगे, थर्ड पार्टीज के आइटम जो कि इम्पेयरमेंट हो रहे हैं PNL में, और सेपरेटली वो अलग अलग आपने बताने हैं। ठीक है, सो आई होप क्लियर होगा, और मजा आया भाई लेक्चर में। ठीक है, तो IS 16 हमारा, आई होप मुझे क्लियर, आप सबकी क्लियर है। और कोई भी अब अगर सवाल वगैरह हो तो ये रहा मेरा WhatsApp, या आप इस पे अपनी क्वेरीज वगैरह पूछ सकते हैं। यार मेरे कार्टूनों पे लाइन लगती है। ठीक है, तो पूछ सकते हैं। फिर मुलाकात होगी बहुत जल्द, तब तक बाय बाय।